मैं डॉक्टर खान सर। आप लोगों को ज्योग्राफी में स्पेशली यूपी पीसीएट एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। और इस सब्जेक्ट का यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग समय के साथ देखेंगे। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ज्योग्राफी का है, जिसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी जानते हैं। उस क्लाइमेटोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन यानी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस डायमेंशन को समझना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद फिगर्स एंड कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, इसको भी एनालिसिस करते हुए हम लोग इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे और देखते हैं क्या चीज़ें कैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। इस स्टार यानी आप एटमॉस्फेयर को देखते हो, एटमॉस्फेयर को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा कि एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? बेसिकली इट इज एन मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इन्वॉल्व द अर्थ सरफेस इज नोन एज ए एटमॉस्फेयर। तो हम लोग एटमॉस्फेयर के जस्ट एक बेसिक डिफिनेशन समझने के बाद यह चीज समझना चाहेंगे कि इस एटमॉस्फेयर में क्या चीजें स्टडी करना है और स्टडी करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज ये देखना होगा कि समय के साथ और समय की जो आवश्यकताएं हैं या जो जरूरतें हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। इसी के साथ हम लोग आसमान में देखते हैं कि क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इस यानी आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे यानी लेयर, जैसे एक शरीर है, शरीर की संरचनाएं हैं, सिमिलर तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में भी संरचनाएं हैं, यानी एक तरह से उनका अलग अलग डिवीजन किया गया है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कंपोनेंट है, सिमिलर तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है और उनका स्पेसिफिक लोकेशन है और क्या चीज कैसे फंक्शन करता है, उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका बेसिकली एक इक्वेटर साइड दिखाया गया है, ठीक। एक साइड आपको लेफ्ट साइड दिखाया गया है पोल। ये एक आइडियल कंडीशन आपको ये मानना पड़ेगा। और इसमें हम लोग फिर देखते ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का जो डिवीजन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और दोनों का डिफरेंट बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ओके, on the basis of chemical, on the basis of chemicals, on the basis of temperature. There are four different layers in the atmosphere, which I have shown in the previous slides. That is, first one is troposphere, second one is the stratosphere, third one is the mesosphere, and fourth one is the thermosphere. These different layers are basically divided on the basis of temperature. On the basis of temperature, first one is troposphere, and second one is stratosphere, and third one is mesosphere, and fourth one is thermosphere. Whereas on the basis of chemical, structure of atmosphere is divided into two parts, that is
होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। Homosphere is basically consists the first three layers of the Earth's surface, that is troposphere, stratosphere, mesosphere. It means tropo, strato, meso consists in homosphere. Heterosphere is basically thermosphere. It means कि heterogeneity यहाँ पे exist करती, जो आपका गैसेस है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट के क्या नाम है कि आपको डस्ट पार्टिकल्स है एलॉट ऑफ जो कंपोजिशन पाए जाते हैं, यहाँ पे उनका प्रोपोर्शनेट जो है यानी परसेंटेज के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट यानी इक्विवेलेंट नहीं है, सेम परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट करें यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस लेयर में पाया जाता है। और होमोस्फेयर में क्या है, ये यानी गैसेस हो या डस्ट पार्टिकल्स हो या वाटर वेपर हो या अनदर कंपोनेंट जो भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए होमोस्फेयर। ओके, सो बेसिकली in UPSC and other public services examination as well in different academic exam, more focus examiner always given more focus on the basis of temperature classification of atmosphere. So we are here mainly discussing this point, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. In this diagram we can see that troposphere is the first layer, second layer is stratosphere, third is mesosphere, and fourth is thermosphere. This is from the earth surface. Please consider it. In 1998 इट मीन 1998 में यूपीएससी में ये एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। 1998 में सीक्वेंस पूछा गया था इसी चीज का। यूपीपीसीएस में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन सेट किया जा चुका है। तो देख रहे हैं एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है, किस एंगल से देखता है। ये मैंने आपको सिर्फ बताया एक ट्रेलर ऑफ यूपीएससी इन 1998। यूपीपीसीएस में इन डिफरेंट ईयर्स एग्जैक्टली आई एम फॉरगेटिंग इट, बट ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि वहां पे एक कीवर्ड ये रहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के सिक्वेंशियल आपको अरेंज अप करना होगा, तो ये अर्थ सरफेस देखना होगा। यानी एग्जामिनर क्या कह रहा है, अर्थ सरफेस कर रहा है, ये फ्रॉम द आउटर स्पेस साइड से डिस्कशन कर रहा है। तो जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अर्थ सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं यानी इस पॉइंट से। तो कई बार ऐसा भी होता है डिफरेंट एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट्स भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो जब आप हाइट को कंसीडर करेंगे, हाइट भी दिख रहा है, तो पहला लेयर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस और असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फर्स्ट लेयर ट्रोपो, सेकंड ऑप्शन में आपका स्ट्रेटो, थर्ड मेसो एंड फोर्थ थर्मोस्फेयर दिया जाएगा जो अभी तक दिया गया है। लेकिन अब यहां तक हम लोगों ने अरेंजमेंट देख लिया है। ये पूरी तरीके से डायग्राम पे फोकस करो कि इस चीज में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या मैंने रिप्रेजेंट किया, मेसोस्फीयर में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्मोस्फीयर में क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर का यानी एस्पेक्ट्स जो है डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एक ब्रॉडली वे में पूछा गया कि क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस पूछा गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइट इसका सीक्वेंस पूछा जा चुका है। लेकिन एक स्पेसिफिक लेयर को लेकर डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी और गहराइयों तक जाना चाह रहा है एग्जामिनर। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, यानी फर्स्ट लेयर जो है क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रोपोस्फेयर बेसिकली फर्स्ट लेयर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये टेम्परेचर के बेसिस पे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसका हाइट क्या है, 16 किलोमीटर एट इक्वेटर, 8 किलोमीटर एट पोल। एवरेज हाइट आपका क्या है
15 किलोमीटर है। तो हम जब डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जाएंगे, एनसीईआरटी में जाएंगे या अनदर चीजों में जो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कई लोग 16 को 20 किलोमीटर भी लिखते हैं, कितने ऑथर्स यानी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में 8 को 10 किलोमीटर भी रिप्रेजेंट करते हैं, 15 को कितने भी ऑथर्स यानी मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में 12 देखते हैं। इस डिस्प्यूट को समझना, लेकिन यहाँ पे जो आइडिया जो मैंने दिया है आपको, ये एग्जैक्ट हर एक एग्जाम में पूछेगा ऑन एवरेज। जो डिस्प्यूट दिख रहा है उस डिस्प्यूट को समझो पहले, यानी मेरी बात को एक्सेप्ट करने से पहले उसका आपको कहीं ना कहीं मुझे समर्थन करना पड़ेगा कि ये बात क्या है। अदरवाइज आप हमेशा 20 को रटोगे, 17 को रटोगे, 18 को रटोगे और कहोगे कि सर ने तो मुझे ये पढ़ाया था, इसमें सर ने रॉन्ग पढ़ा दिया। ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना कि ये 16 किलोमीटर जो है एट इक्वेटर पे आइडियल कंडीशन लिया गया है, 8 किलोमीटर एट पोल पे लिया गया है एक आइडियल कंडीशन यानी न्यूट्रल माना गया है। एटमॉस्फेयर में जो वेदर का या अलग अलग लोकेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इंसुलेशन का या आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग स्पेस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो इस चीज का जब कंसिडरेशन करेंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी। एक न्यूट्रल माना गया है कि इक्वेटर के आसपास जब हम खड़े होंगे तो जो हाइट होगी ट्रोपोस्फेयर की वो 16 किलोमीटर होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्दर्न और सदर्न पोल पे किसी भी हम लोग जाएंगे तो वहां तो 8 किलोमीटर, ये आइडियल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन माना गया है। लेकिन ये समर के साइन जस्ट समझो, यानी समर सोल्स्टिस अभी जस्ट जून जब मंथ में गया, तो यानी जब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे इक्वेटर के पास जब खड़े होंगे, तो ये जो 16 किलोमीटर देख रहे हो इसकी हाइट बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 17 टू 18 किलोमीटर हो जाता है। कई बुक में 19-20 दे देते हैं। सिमिलर वे में नॉर्दर्न सदर्न पोल में भी समर सोल्स्टिस में इंक्रीज कर जाएगा। तो जब ये इंक्रीज कराएगा तो ये 16 को 18 भी लिखते हैं लोग, कहीं कहीं ये 20 भी लिखते हैं, ये 8 को भी 10 भी लिखते हैं। तो जब इनका हम जब सम अप करेंगे, जब एवरेज निकालेंगे, ऑन एवरेज 15 किलोमीटर आ जाता है। तो समझ में आ गया कि बुक में जो कंफ्यूजन रहता है उस चीज को समझो। ये एक आइडियल कंडीशन मानते हैं, जबकि जब हम लोग समर सोल्स्टिस या विंटर सोल्स्टिस या अनदर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस को देखते हुए या आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस को जब कवर करेंगे किलोमीटर वाइज में, तब किसी प्लेस पे ट्रोपोस्फेयर का हाइट 16 से प्लस जाएगा, 17, 18, 20, 19 होगा। इक्वेटर का हाइट 8 से 9, 10 भी सॉरी यानी पोलर रीजन में ट्रोपोस्फेयर का हाइट 8 to 9, 10 भी वेरी करेगा। तो ये जो वेरिएशन है इसका सम अप करके आपका एवरेज जो निकाला गया है ये 15 किलोमीटर है। आप डिफरेंट बुक में जाएंगे 12 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि ये रॉन्ग है। आप इस चीज को कंसीडर मत करना, ठीक है। ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इस एवरेज हाइट भी देख लिया गया, पोल पे इसकी हाइट क्या है, इक्वेटर पे इसकी हाइट क्या है, ये हो गई। अब ये देखते हैं इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखना, इस स्लाइड में क्या लग रहा है, फर्स्ट लेयर फ्रॉम द सरफेस और लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, बोथ स्टेटमेंट इज सेम। तो यहां पे क्या हम लोगों ने देखा कि लोअर मोस्ट लेयर है, यानी ये फर्स्ट लेयर में हम लोग ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर है। अब इस लेयर के अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग देखेंगे कि इट इज नोन एज अ लाइफ सपोर्टिंग लेयर। ये बात को ज्यादा समझने की जरूरत है। लाइफ सपोर्टिंग लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दे देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। रिमेनिंग 4 को दे दिएगा, आपको पिकअप करना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लाइफ सपोर्टिंग लेयर इट मींस कि लाइफ जहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी वो लेयर ही आपका लाइफ सपोर्टिंग लेयर कहलाएगा। इट मींस हम लोग अर्थ सरफेस पे, जब डायग्राम में भी हम लोग ने प्रीवियसली देखा कि इस डायग्राम में हमने क्या देखा है कि लाइफ कहां एग्जिस्ट करेगी, पहले ही लेयर पे। इट मींस ट्रोपोस्फेयर को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है। अब लाइफ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, कहीं क्योंकि विदाउट रेनफॉल
एवरीथिंग लिविंग, एवरी लिविंग थिंग इज, सॉरी, विदाउट रेनफॉल कोई भी लाइफ जो है कि एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लाउड देख रहे हैं, क्लाउड से रेनफॉल होगा, साइक्लोन होगा, साइक्लोन से भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप साइक्लोन होते हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। तो यहाँ से भी रेनफॉल है, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सब फिनोमिना, यानी यहाँ पे आपका जो वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, सब एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, इसके बाद ही लाइफ यानी वेजिटेशन हो गया, इसके बाद ह्यूमन बीइंग हो गया, अनदर एनिमल्स हो गया, सब यही सर्वाइव करेंगे। इसी वजह से इसको हम लोगों ने क्या बोला, लाइफ सपोर्टिंग लेयर। तो लाइफ सपोर्टिंग लेयर हो गया। अब इसको बिकॉज ऑफ ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना, ओके, यानी जो वेदरिक फिनोमेना है वो सब यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिनोमेना हो गया यानी रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, ड्यू हो गया, साइक्लोन हो गया, लाइटनिंग हो गया, थंडरिंग। तो इन सब फिनोमेना है जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, इसी वजह से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि हमने फर्स्ट लेयर में डायग्राम में देख चुके हैं कि जैसे इक्वेटर पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो इक्वेटर पे क्या देखें, टेम्परेचर यानी इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की मैक्सिमम हाइट 16 किलोमीटर जब जाते हैं तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, -70 डिग्री टेम्परेचर। जस्ट लुक इट ऑन इट, -70 डिग्री टेम्परेचर। ये -70 डिग्री टेम्परेचर है क्या, बेसिकली समझना इस बात को जरूरत है। जैसे जैसे इक्वेटर पे यानी जब हम 16 किलोमीटर हाइट की इस प्लेस पे पहुंचेंगे तो हम क्या देखते हैं, -17 डिग्री टेम्परेचर। ऑलमोस्ट इधर भी टेम्परेचर एग्जिस्ट है, सभी का टेम्परेचर दिया गया है ब्रैकेट में 0 till। तो इस चीज को ज्यादा समझने की जरूरत है कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग इक्वेटर यानी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे एबव जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। यानी यह जो अभी आपका जो 15-16 डिग्री ऑन एवरेज अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर माना जाता है, हम यहाँ प्लस से 15 डिग्री 15 और 17 डिग्री टेम्परेचर में है, लेकिन जैसे ही 16 किलोमीटर पहुंच रहा है ये माइनस में चला जा रहा है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, बेसिकली सॉरी, नॉर्मल लैप्स रेट्स। व्हाट डज इट मीन, कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही 1 2 3 4 5 किलोमीटर होगा, ओवरऑल 16 किलोमीटर जो हम पहुंचेंगे तो -70 डिग्री अचीव कर लेते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, NLR। ये बेसिकली क्या है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग हाइट। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नॉर्मल लैप्स रेट फिनोमेना किस लेयर में एग्जिस्ट करता है और इसका क्या किस रेट से है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। इसको मीटर के पर्सपेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है, वो चीज आप कन्वर्ट कर लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। तो हम लोगों ने डायग्राम में जो देखा था कि -70 डिग्री टेम्परेचर क्या है कि 16 किलोमीटर हाइट पे जाने के बाद हो जाता है। तो वो क्यों होता है, ये प्रोसेस होता है। अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ का जो लोअर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जब एबव हाइट पे जा रहे हैं तो -70 हो रहा, और अर्थ सरफेस के जैसे ही हम लोग 0 किलोमीटर वाले रेंज में है यानी 2-3 मीटर के रेस्पेक्ट में जो हमारी नॉर्मल हाइट माने, यहाँ पे टेम्परेचर 15-16-17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, एवरेज टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अर्थ सरफेस कहीं ना कहीं हीट हो रहा है। अब ये हीटिंग फिनोमेना कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कूलिंग फिनोमेना तो आपको समझ में आया कि नॉर्मल लैप्स रेट अकॉर्डिंग टू 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग टू ये डिक्रीज कर रहा है।
तो अब ये बात समझ लें कि एक इंसुलेशन एक टॉपिक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो बाद में अनदर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन समझना कि जितना भी लेयर दिख रहा है एटमॉस्फेयर के, एक आती है रेज, दैट इज इंसुलेशन जिसको बोलते नहीं, आपके जो सन रेज आ रही हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हीट नहीं करती। समझना, डायरेक्टली अगर हीट करती तो -70 नहीं होता, यानी जो सबसे मोस्ट लेयर अपर होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, उसके बाद अलग 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 गर्म होगा। तो अर्थ सरफेस लोअर मोस्ट क्या होता है, सबसे कोल्ड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक समझना क्या, ये भी यूपीएससी में एग्जाम पूछा गया, यूपीपीसीएस 2022 में भी पूछा जा चुका है कि हीटिंग फिनोमिना जो है ट्रोपोस्फेयर के कैसे डेवलप्ड होता है। बेसिकली देखिए, दो पॉइंट यहां पर आप ध्यान देना। एक होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट वेव बोलते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज नोन एज शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव। ओके, अब जो आउटगोइंग रेडिएशन होता है, आउटगोइंग रेडिएशन, रेडिएशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब इस पॉइंट को समझना कि जो डायरेक्टली सन से, ये सन है आपका, ठीक, सन से जो रेज यानी यहां से आएंगी वो जो अर्थ सरफेस पे आ रही है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो स्ट्राइक कर रही है ये क्या है, इनकमिंग यानी शॉर्ट वेव है। लेकिन स्ट्राइक करने के बाद ये बैक रेडिएट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटगोइंग रेडिएशन। तो जो पूरे एटमॉस्फेयर में हीटिंग फिनोमेना चल रहा है, स्पेशली ट्रोपोस्फेयर में, कहीं ना कहीं ये जो आउटगोइंग रेडिएशन होता है इस प्रोसेस से चलता है। अगर आपकी बात मैं मान लूं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ही हेल्पफुल है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर को हीट अप करने के लिए, तो इट मींस जो आपका थर्मोस्फेयर था, मेसो था और स्ट्रेटो था, ये सब मैक्सिमम हीटिंग पे होती। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं 0 देख रहे थे आप, कहीं 15 देख रहे थे डायग्राम में। तो अगर ये बात अगर आपका एक्सेप्ट कर लो तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेस्ट माना जाता है। इस पे जितने भी स्नो यानी आइस वगैरह जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, या K2 हो गया, कंचनजंगा, जितने भी आपके जितने भी एवरेस्ट पीक देख रहे हैं जिसपे सब आपके क्या नाम है, आइस है, ग्लेशियर्स है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इनकमिंग से होती तो सबसे पहले यही मेल्ट करती, ऐसा नहीं हो रहा है, वो परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनकमिंग से होती तो क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट पे आप ग्लेशियर नहीं देखते। ये आपको क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इट मींस कि इनकमिंग से नहीं है तो डेफिनेटली आउटगोइंग प्रोसेस से इवॉल्व हो रहा है सब चीज, हीटिंग प्रोसेस। तो इस बात को समझना कि अर्थ सरफेस पे यानी जो रिसीव हो रहा है इंसुलेशन हीट, वो इनकमिंग प्रोसेस में, हीटअप प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती एटमॉस्फेयर में। वन ऑफ द रेयरेस्ट केस में कहीं कहीं होती हैं, वो डिफरेंट फिनोमेना है। तो इनकमिंग नेवर हीट अप द एटमॉस्फेयर। ओके, आउटगोइंग प्रोसेस होता है जिसको हम लोग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये पूरा हीटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो अर्थ सरफेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक करेंगे रेज, वो हीट करेंगे, हीट होने के बाद कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है। ठीक है, जैसे कि आप प्रेशर कुकर या अपने किसी यूटेंसिल में जब पानी गर्म करते होंगे, गर्म जब करते तो वहां देखेंगे कुछ 2-4-10 मिनट बाद जब वो हीट होता है तो एक करंट टाइप उसमें आपस में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर अपवर्ड डाउनवर्ड होते हैं। सिमिलर वे में अर्थ जब हीट होगा, अर्थ सरफेस, तो यहां से हीट जनरेट होने के बाद जो एयर होंगे कांटेक्ट में, वो जो कांटेक्ट में होंगे वो हीट अप होंगे, उनके मॉलिक्यूल यानी अपवर्ड ट्रेवल करेंगे और वो फिनोमेना वर्टिकल होगा जिसको हम लोग कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से जब आउटवर्ड जब मूव करेगा तो ये पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर को हीट करने लगता है, ये हीटिंग प्रोसेस चलता है। लेकिन अब ये समझो कि लोअर यानी स्ट्रेटा से जब ये मॉलिक्यूल अपवर्ड चलेगी तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि जब आप यूटेंसिल को जब गर्म करोगे, बर्तन नीचे सबसे पहले गर्म गर्म होता है, वार्म होता है, बाद में एबव पे क्या नाम है, गर्म गर्म होता है, या दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस पाई जाती है, ये बात समझना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो अपवर्ड ट्रेवल करेंगे एनर्जी लॉस होंगी, तो यानी यहाँ पे अपर पार्ट में वार्म अप कम दिखेगा, यानी गर्म में आपके कम दिखेगा, हॉटनेस कम दिखेगा, यहाँ पे मैक्सिमम दिखेगा। तो सेम तरीके से
आप जब 16 किलोमीटर हाइट पे जा रहे थे, -70 डिग्री टेम्परेचर देख रहे थे, तो ये माइनस में कन्वर्ट क्यों हो गया? बेसिकली क्यों? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में अपवर्ड ट्रेवल कर रहा है। अपवर्ड ट्रेवल करने जर्नी में एनर्जी लॉस हो रहा है। क्लियर? तो अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी क्लियरली कि ये जो आप अभी तक देख रहे थे -70 डिग्री, यहाँ पे आप 15 डिग्री देख रहे थे, ये पहले क्या हुआ? इनकमिंग जो रेडिएशन आ रही थी, रेज आ रही थी, ये पूरे एटमॉस्फेयर की हीट नहीं कर रही थी। जब आउटगोइंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। जब हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई तो पहला जो लोअर मोस्ट लेयर था, यहाँ पहले ज्यादा मैक्सिमम हीट हुआ। अपवर्ड जैसे जैसे ट्रेवल किया तो नॉर्मल लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू डिक्रीज कर गया, -70 हो गया। ये मॉलिक्यूल्स आपस में जब अपवर्ड ट्रेवल करते हैं तो हीट कहीं ना कहीं लॉस होती है। जब लॉस प्रोसेस में होता है तो -70 डिग्री अचीव कर लेते हैं। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग टेम्परेचर दिखाया, यहाँ 300 से 2000 दिखाया गया, यहाँ -80 से -100 दिखाया गया, यहाँ 0 दिखाया -70। तो ये फिनोमिना डिफरेंट प्रोसेस पे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया ट्रोपोस्फेयर में हमारे माउंट एवरेस्ट पे ग्लेशियर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो मेल्ट क्यों नहीं हो रही हैं? ये एक क्लास क्वेश्चन हो गया, अभी तक एग्जाम में किसी डिफरेंट एग्जाम में पूछा नहीं गया। समझो इस बात को, ठीक है? अभी तक जो एग्जाम पूछा गया है, जो यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में पूछा गया कि जो ट्रोपोस्फेयर का जो वार्म अप प्रोसेस है, बेसिकली ये कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। और ये कंडक्शन प्रोसेस और कन्वेक्शन प्रोसेस कब हो रहा है? जो आउटगोइंग रेडिएशन जब यानी इनकमिंग रेडिएशन जब स्ट्राइक करके अपवर्ड ट्रेवल करने लगती है। यहां तक समझ में आ गया? तो लाइटनिंग, थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से हम इसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी हाइट 16 किलोमीटर, इसकी हाइट 8 किलोमीटर दिया गया है। ओके, आफ्टर दैट इस यानी क्या नाम है कि पोलवर्ड्स, जब हम इक्वेटर वर्ड से पोलवर्ड जाएंगे ट्रोपोस्फेयर की हाइट डिक्रीज करते हैं। एग्जामिनर यहाँ भी फोकस करेगा, स्टेटमेंट देखो, डायग्राम आपके पास नहीं होगा। स्टेटमेंट एग्जामिनर क्या देगा कि ट्रोपोस्फेयर हाइट इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर वर्ड टुवर्ड्स पोल, वन स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दे सकता है कि टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोपॉज इज लोअर मोस्ट इन कंपैरिजन टू द पोलर एरियाज। ये भी स्टेटमेंट ट्रू होता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली क्या है, जब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काटने चलेंगे आप, इस लेवल 16 किलोमीटर पे टेम्परेचर आपका लोअर मोस्ट हो जाएगा। ओके, 8 किलोमीटर पे चलेंगे तो इसके टेम्परेचर उतना लोअर मोस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर और आपको समझना जरूरत है कि यहाँ पर एक अलग डिफरेंट तरीके का जोन पाया जाता है हर एक डायग्राम में। ठीक, इस तरह हर एक डायग्राम में आपको अलग अलग जोन दिखेगा। तो यहाँ भी दिखेगा इस चीज को। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। पॉज माने स्टॉप, यानी मिक्सिंग स्टॉप हो जाती है क्योंकि यहाँ कन्वेक्शनल करंट चल रही है। ये मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेवल करने लगते हैं। अब नहीं कर पाती, एनर्जी नहीं रह जाती क्योंकि माइनस में पहुंच रहा है। तो इन दोनों के बीच में यानी स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक डिफरेंट जोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज मीन्स मिक्सिंग स्टॉप। इट मीन्स कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड करने वाला जोन को हम लोग बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्लियर है? इसी तरह जहां जहां भी पॉज वर्ड लगेगा इट मीन्स कि दो डिफरेंट लेयर के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। इसकी हाइट जो इसकी विड्थ मानी जाती है 1.5 किलोमीटर। ये विड्थ यानी ये जो आपका जो जोन दिख रहा है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर होता है। इसके बाद ये अब जोन हो जाए स्ट्रेटो, इसको बिलो में ट्रोपोस्फेयर। तो ये चीजें यहां तक एग्जिस्ट कर रही हैं। हम लोग स्कैटरिंग जो फिनोमेना देखते हैं यानी ब्लू स्काई, वो ये सब चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। हम लोग जो काइट फ्लाई करते हैं, ठीक है, जो पतंग उड़ाते हैं, वो चीजें यहीं तक एग्जिस्ट करती हैं। स्कैटरिंग यानी रेड, आपका जो ब्लू कलर की स्काई दिखता है ये रेड कलर का दिखने लगता है सनसेट सनराइज के टाइम, ये सब स्कैटरिंग प्रोसेस इसी ये लेयर में हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में। ओके, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या देखेंगे? हम लोग फ्लाइट से मूव करते हैं, फ्लाइट मूवमेंट होता है इंडिया एंड अनदर कंट्रीज के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। दो तरीके की फ्लाइट एग्जिस्ट करते हैं, एक डोमेस्टिक होती है, इंटरनेशनल, यानी नेशनल प्लस इंटरनेशनल। ये दो डिफरेंट फ्लाइट दो डिफरेंट जोन में फ्लाई करती हैं। इस बात को देखना है, एग्जाम में बुक में क्या दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटोस्फेयर दिखाते हैं, इस बात को पॉइंट नोट करना। जेट फ्लाइट जो है, ठीक, वो भी कहां उड़ते हैं इस बात को समझना, और क्यों ऐसा है कि ये डिफरेंट लेयर में ही एग्जिस्ट करती है समझना।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर में अपर पार्ट एक होता है, यानी इसको हम दो डिवीजन में कर सकते हैं, अपर पार्ट, लोअर लोअर ट्रोपोस्फेयर, अपर लोअर ट्रोपोस्फेयर। तो लोअर ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली डिस्टर्बेंस ज्यादा पाई जाती है, साइक्लोन एग्जिस्ट कर रहा है, स्टॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, थंडरिंग, लाइटनिंग, ऑल वेदर फिनोमेना एग्जिस्ट कर रही हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या है, फ्लाइट के मूवमेंट अवॉइड करते हैं, चाहे इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि एक जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जेट स्ट्रीम 6 to 12 किलोमीटर के हाइट पे एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ 16 से बिलो से 12 और 6 के बीच में एक यानी विंड हॉरिजॉन्टल पूरे आपके स्काई में मूव करते रहे। उसकी हाई जो स्पीड होती है 200 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। जस्ट इमेजिन 200-300 किलोमीटर के यानी स्पीड से चलने वाली विंड कोई भी यानी कोई भी अगर फ्लाइट होगी वो डायरेक्ट क्रैश कर देगी। तो पहला कंडीशन क्या होगा, जो हम लोग फ्लाइट का मूवमेंट ट्रोपोस्फेयर के लोअर पार्ट में नहीं करते, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है। जस्ट एबव द जेट स्ट्रीम क्या होता है आपका न्यूट्रल जोन, यानी एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस कम होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या इवेंट यहाँ पे पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर के लोअर पार्ट में, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट, जो अभी मैं आपको डिफाइन कर रहा था, कन्वेक्शनल करंट भी ऑलमोस्ट 10 to 12 किलोमीटर हाइट तक अपवर्ड जाती, फर्दर ये डाउनवर्ड जर्नी निकलती, यानी अब 10-12 किलोमीटर के एबव कन्वेक्शनल प्रॉब्लम नहीं है, जो राइज कर रहे हैं फिर वो डाउनवर्ड हो जा रहे हैं। तो एबव क्या नाम, ऑलमोस्ट काम से यानी कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, पीसफुल एग्जिस्टेंस कर रहा है। तो कन्वेक्शनल करंट ऑलमोस्ट 10 to 12 किलोमीटर तक एग्जिस्ट कर रही है, 6 to 12 किलोमीटर जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है। इसके बाद एक होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, वर्टिकल क्लाउड होते हैं, वो भी 10 to 12 किलोमीटर का हाइट तक पाई जाती है। तो एक तो ये हो गया क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हैवी रेनफॉल कराता है, तो इन बिटवीन अगर फ्लाइट मूव कर रही है तो ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होने बाद क्रैश करने के चांस होते। फर्स्ट कंडीशन आपने क्या देखे, क्लाउड का प्रेजेंस होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। सेकंड आपने देखा कन्वेक्शनल करंट का प्रेजेंस होता है। थर्ड आपने क्या देखा, जेट स्ट्रीम। ये सब तीनों फिनोमेना जो स्ट्रांगली अफेक्ट करती है फ्लाइट के मूवमेंट पे, वो पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में, दैट इज इन लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। अपर पार्ट में ये सब फिनोमेना रेयरली एग्जिस्ट करती है। इट मींस काम सिचुएशन, पीसफुल सिचुएशन होता है वहां पे, और यहाँ पर ही फ्लाइट को हम लोग मूव कराते हैं। ओके, यानी ये वाला जो जोन है आपका, इस जोन में हम लोग फ्लाइट का मूवमेंट कराते हैं। और कई बुक में यहाँ पे दिया जा रहता है, ये भी समझना ठीक है। जिस तरह से यहाँ भी वेदर फिनोमेना अपर पार्ट में नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे लोअर पार्ट में नहीं, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में भी कोई वेदर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहे, पीसफुल जोन एग्जिस्ट कर रहा, यानी ये दोनों फेवरेबल एरिया हो जाते हैं फ्लाइट के मूवमेंट के लिए। तो इस वाले केस में डोमेस्टिक फ्लाइट मूव कराया जाता है, इस केस में कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट मूव या जेट स्ट्रीम फ्लाइट, सॉरी जेट फ्लाइट मूव कराई जाती है। तो समझ में आना है कि देखो डोमेस्टिक फ्लाइट का बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है 500-1000 किलोमीटर। तो अगर इनको मैक्सिमम हाइट पे ले जाएंगे और शॉर्ट डिस्टेंस करके फिर ट्रेवल आएंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी, आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो लोग अपर पार्ट में ट्रोपोस्फेयर में मूव करा देते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लाइट होती है 1000, 2000, 3000 किलोमीटर जब ट्रेवल करती हो, उनको अपर पार्ट में ही ले जाकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाता है। तो समझ में आ गया कि स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट प्लस जेट स्ट्रीम्स, जेट फ्लाइट, और ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में आपका डोमेस्टिक फ्लाइट, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट शॉर्ट डिस्टेंस पे होती इसलिए इसी एरिया में करते हैं। तो यहां तक मेरे समझ से आपको नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट का मूवमेंट किस जोन में होता है ये बहुत अच्छे तरीके से समझो, बुक में कंफ्यूजन होता है। सिर्फ यहाँ दे दिया जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लाइट मूव कराई जाती हैं, और ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में डोमेस्टिक फ्लाइट। तो अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल अप टू 50 किलोमीटर, यानी सी लेवल से इक्वेटर पे हम लोग 50 किलोमीटर का हाइट तक जो रेंज देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है। बेसिकली ये वाला जो रीजन है यहाँ से 16 to 15 किलोमीटर, ये आपका 50 किलोमीटर का हाइट जो है 16 to 15 का, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर माना जाता है। और यहाँ से फ्रॉम द बिलो सी लेवल मानेंगे अप टू द 50 किलोमीटर। तो ये वाला रेंज जो होता है यहाँ है, ठीक है, ये वाला पूरा स्ट्रेटोस्फेयर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे ये लाइफ सपोर्टिंग था, कहीं ना कहीं ये लाइफ में हेल्प करता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है
कि अभी तक हम लोग ट्रोपोस्फीयर में देख रहे थे कि माइनस में जा रहा था टेम्परेचर, यहाँ प्लस में आ गया, यानी जीरो की तरफ मूव कर गया। तो अभी तक हीटअप प्रोसेस हम लोग देख रहे थे किस प्रोसेस से, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन से। अगर ये लॉन्ग वेव चल रहा है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं माइनस में चल रहा था, जिसको फर्दर माइनस में जाना चाहिए थे, लेकिन नहीं गया, ये पॉजिटिवली मूव कर गया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानना जरूरी है हमें और आपको। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, अब इस चीज को समझना है। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के हाइट के बीच का एरिया है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, सेकंड लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, अब इसमें यह देखना है कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट इसी में मूव कराई जाती है, फ्लाइट मूवमेंट बिकॉज ऑफ नो वेदर फिनोमेना। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो हीटिंग प्रोसेस है, इस चीज को समझना, हीटिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो देख रहे हैं 50 किलोमीटर हाइट पे टेम्परेचर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चीज को समझ, हीटिंग प्रोसेस। अभी तक आपने ट्रोपोस्फीयर में -70 देखा था, यहाँ पे 50 किलोमीटर हाइट पे 0 हो जाए, यानी -70 से वो प्लस की तरफ प्रोसीड किया, 0 होगा। तो अब भाई यहाँ हीटिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट मैंने बताया कि मैक्सिमली आपका ट्रोपोस्फीयर में ऑपरेट कर सकता है। अब इसका मतलब है कन्वेक्शनल करंट प्रोसेस चलता है तो -70 से -80, -90, -100 जाता है, लेकिन नहीं हुआ, रिवर्स हो गया, 0 हो गया, पॉजिटिव हुआ, इसको मतलब दूसरे फिनोमेना परफॉर्म कर रहा है। ये जो परफॉर्म कर रहा है, अब इस चीज को समझना, बेसिकली क्या है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। अब तक आपने क्या पता था, पहले वाले में ट्रोपोस्फीयर में नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नॉर्मल लैप्स रेट। यहां पे पॉजिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नॉर्मल और पॉजिटिव ऑपरेट कहां कर रहा है, ट्रोपो में, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में नेगेटिव कर रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट हो रहा है। यहाँ पे उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट हो रहा है। तो इस फिनोमेना को वर्ड अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन कभी माइक्रो लेवल पे जाके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बुक में आपको इजीली नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये चीजें नहीं बताई गई। नेगेटिव लैप्स रेट क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इंक्रीज करने लग रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, इस बात को समझना। ठीक है, तो ये क्यों इंक्रीज कर रहा है, इस बात को समझो, क्योंकि यहाँ पे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इतना इजीली। कन्वेक्शनल करंट के एक लिमिट है, वो अपवर्ड कहां तक जाएगा, उसके बाद डाउनवर्ड जर्नी निकलने लगेगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए राइज हो रहा है। तो आते समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, डायग्राम में देखना, इस बात को इसलिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक डिफरेंट लेयर दिखाया जा रहा है, क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर 20 to 30 किलोमीटर के हैवी कंसेंट्रेशन है, यानी इसकी डेंसिटी थिकनेस मैक्सिमम जो पाई जाए 20-30। ये लेयर जो है यहाँ पर है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ओजोन लेयर कि इन विच लेयर ओजोन लेयर एग्जिस्ट। तो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे, 20 to 30 किलोमीटर। ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस ओजोन लेयर के प्रेजेंस के प्रोसेस से ही आपका ये पॉजिटिव यानी डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मूव कर जा रहा है। समझ आया, जो नेगेटिव लैप्स रेट्स क्यों परफॉर्म कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, स्टेटमेंट दिया जा सकता है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं आपकी, जो मैंने शॉर्ट वेव रेडिएशन बताया, उस शॉर्ट वेव रेडिएशन प्रोसेस में जब आती हैं तो ओजोन लेयर में फिल्ट्रेशन वर्क परफॉर्म करती हैं, यानी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसके बारे में आप सुनते हैं, ये यूवी रेज बेसिकली फिल्टर्ड प्रोसेस में हो जाती है, किसके थ्रू, ओजोन लेयर। तब ओजोन लेयर इस प्रोसेस से हीट अप हो जाता है। ठीक, जब ये पूरी तरीके से रेज आ रही हैं, पास करने की कोशिश करेंगे तो फिल्ट्रेशन होगा,
एक्टिविटीज पर परफॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रेवल करेंगे, तो पूरा हीट अप हो जाएगा, पूरे एटमॉस्फेयर जितने भी होगा वो कंप्लीटली वार्म अप हो जाएंगे। तो एक साइड आप नीचे जीरो देख रहे थे यानी निगेटिव देख रहे थे -70, यहाँ पे आप जीरो देख रहे हो वार्मनेस। यहाँ प्रोसेस कन्वेक्शन करंट के या कंडक्शन प्रोसेस से आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट अप हो रहा था। यहाँ का जो हीटनेस एग्जिस्ट कर रहा है किसकी वजह से, इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन ट्रैप्ड की जा रही है किसके थ्रू, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में ट्रैप हो जा रही हैं यूवी रेज, स्पेशली इसमें बहुत हीट होती है, इसकी वजह से ये पूरा वार्म रीजन हो जाता है। क्लियर। और ये किस रेट से होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट। क्लियर यहां तक। अब इस चीज में देखते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओजोन लेयर पे काफी गहरे संकट छाए हुए हैं। हम लोग 1985 में एक कन्वेंशन किए थे जिसका नाम था वियना कन्वेंशन। क्लियर। वियना कन्वेंशन बेसिकली ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से था। अनदर आपका कन्वेंशन हुआ था, यानी वियना कन्वेंशन नॉन बाइंडिंग था। वियना कन्वेंशन बेसिकली क्यों किया गया था, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो कम होती जा रही थी। तो रिसर्चर ने ये फाइंड किया कि इसके पीछे सीएफसी, एचएफसी ये सब गैसेस रिस्पॉन्सिबल थे इसके थिकनेस कम होने के। एज ए रिजल्ट यूरोपियन कंट्रीज में ये ऑब्जर्व किया गया कि स्किन रिलेटेड डिजीज यानी कैंसर वगैरह इवॉल्व होने लगी थी। इसके बाद 1985 में कन्वेंशन किया गया। उस कन्वेंशन में सीएफसी, एचएफसी अनदर इंपॉर्टेंट जो गैसेस जो हमारे डोमेस्टिक यूज में थे, यानी एसी, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल चीजें से, वहां से उस चीज को अवॉइड करना था, मिनिमम यूज करना था। लेकिन एट दैट टाइम इन 1985 इन वियना कन्वेंशन नॉन बाइंडिंग कंडीशन था। तो सीएफसी, एचएफसी को नॉन बाइंडिंग कंडीशन के वजह से ये लोग कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे थे। देन आपका इसके बाद 1989 में क्या है, 1985 यानी 1985 और 1989 इसमें आपका वियना कन्वेंशन होता है। ओके, वियना कन्वेंशन। क्लियर। ये आपका होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस केस में क्या किया गया था, इस सीएफसी, एचएफसी, ईएफसी यानी ये सब क्या थे, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग गैसेस इन एसी, फ्रिज एक्सेट्रा अप्लायंस में यूज होते थे, जिनसे रिलीज होने के बाद लेयर का डिप्लीट करते थे। यानी लेयर जब डिप्लीट होता था तो अल्ट्रावायलेट रेज जो था वो इजिली पास होने लगा था। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, यानी स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम वहां से, तो उसमें ए बी सी 3 कैटेगरी किए गए थे। ए लेस हार्मफुल, बी इवन लेस हार्मफुल, सी जो मोस्ट डेंजरस था। तो जब ये थिकनेस इनका जब रिड्यूस होने लगा तो बहुत ज्यादा यानी परसेंटेज के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे रिसीव होने लगे थे अल्ट्रावायलेट रेज सी, और जो कि कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो यूरोपियन कंट्रीज में 1980s में ये चीजें ऑब्जर्व करने लगी, स्किन डिजीज एग्जिस्ट करने लगी। तो देन आफ्टर रिसर्चर ने फाइंड किया कि सीएफसी, एचएफसी ये सब गैस रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए हम लोग वियना कन्वेंशन हेल्ड किए। इस कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि हमें इसको फेज आउट करना है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग थी और लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। देन आफ्टर 1989 अनदर कन्वेंशन बुलाया गया जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इस कन्वेंशन में ही बाइंडिंग कर दिया गया था, बाइंडिंग था ये, यानी सभी को फॉलो करना होगा इसको रिड्यूस करने के लिए, रिप्लेस किया गया। इसमें नॉन बाइंडिंग था, नॉन बाइंडिंग। क्लियर यहां तक। रिमेनिंग चीजें ओजोन लेयर डिप्लीशन पे स्पेशल लेक्चर इकोलॉजी इन्वायरमेंट में होगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बताना जरूरी था। इसलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने क्या देख लिया, ओजोन लेयर के प्रेजेंस से हमें यूवी हार्मफुल रेस का प्रोटेक्शन हो रहा था और उससे स्किन डिजीज वगैरह कम होता है। बट ये आज के टाइम क्या देखा जा रहा है कि डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट होने के पीछे रीजन क्या है, सीएफसी, एचएफसी ये सब थे रिस्पॉन्सिबल, इनको फेज आउट किया गया डिफरेंट। इसी से रिलेटेड किगाली एग्रीमेंट हुआ था। तो अब इस चीज को देखना, इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अगर रियलाइज करना हो तो हम एक चीज देख सकते हैं कि समर टाइम इंडिया में देखते हैं, मई जून अप्रैल में क्या देखते हैं कि कुछ गर्ल्स या बहुत से बॉयज या इवन स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट
सिटीज में आप देखेंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, या वेमेंस जो आप वर्किंग वेमेंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वो अपने स्कूटी पे या अपने कार से किसी भी तरीके से वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो ग्लव्स यूज कर रही हैं। कोई वॉक करता हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अम्ब्रेला का यूज कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेड अब हम लोगों के अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम रिसीव हो रहा है। और क्यों हुआ? क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो यहां तक हम समझ सकते हैं कि आज से 40 साल 50 साल पहले हमारी माताएं और हमारी बहनें इस चीज का यूज नहीं करती थी। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या ये अम्ब्रेला और ग्लव्स का कॉन्सेप्ट हमारे समर टाइम में एग्जिस्ट करता था, तो बोलेंगे ऐसा नहीं था। क्यों? आज ये चीजें ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ग्लव्स पहन के चलते हैं और क्या नाम है, अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं, और इसके पीछे क्या रीजन है? ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है। इसी के साथ ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लिया, डिस्कशन कर लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से नहीं, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कभी हम लोग बचपन देखते हैं कि टूटते हुए तारे यानी ब्रेकिंग स्टार्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये फिनोमेना क्या है? जबकि ऐसा क्या एक्चुअल में हो सकता है कोई स्टार टूट जाए और हमारे ऊपर वो दिखे भी और हमारे ऊपर गिरे भी नहीं? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे समय के साथ आते हुए, जिसको हम लोग मेट्रॉइड बर्निंग कहते हैं। मेट्रॉइड बर्निंग डिफरेंट फिनोमेना है, कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, इस पे भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन जो करते हैं नाइट टाइम या डे टाइम, टेली कम्युनिकेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नेचुरली किया जा रहा है, क्योंकि ये फिनोमेना कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? जो एक आइनोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, वो आइनोस्फीयर कहाँ पे है, वो चीज डायग्राम में दिखाया गया। तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। एक इसी के रिलेटेड हम लोग डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, अनदर डिफरेंट बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूजीसी एनटीए एनडीए यूजीसी एनटीए एग्जाम में भी देखा गया है, एनडीए सीडीएस में भी देखा गया। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये एरिया से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। तो पूछा जाता है कि टेली कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट हेल्प करता है? तो हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटो है, मेसो है, थर्मो है। समय के साथ उसको देखेंगे। हम लोग एक अनदर चीजें देखते हैं कि अरोरा बोरियालिस, अरोरा स्टार, यानी ध्रुवीय प्रकाश, जिसको उत्तरी ध्रुवीय या दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश जिसको हिंदी शब्दों में बोलते हैं, वो चीजें हम लोग फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ये फिनोमेना नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल पे मैक्सिमम ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? ये चीज में दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे होते हैं, इसको बताएंगे। तो अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ पे होता है ये? स्ट्रेटो, ट्रोपो या मेसो, ये भी चीज समझेंगे। क्यों होता है ये भी समझेंगे। इसी के साथ हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं वो कितने किलोमीटर हाइट पे करते हैं, ये भी देखेंगे। और उसके साथ हम लोग और इम्पोर्टेंट चीज को समय के साथ देखेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे कि कहाँ से कैसे एग्जाम में आया है, विद पीवाई की भी डिस्कशन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।